सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज आपके सामने वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे सवाल है जो आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। कुल मिलाकर बहुत हाई वेटेज रहा है। कुल मिलाकर आपको यहां पर 19 सवाल देखने के लिए मिले हैं। 11 सवाल वेव ऑप्टिक्स से, 8 सवाल ईएम वेव से। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके सामने यहां पर 4 स्टेप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए। आपको ये सारे प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट मारिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, पेन पेपर सॉल्विंग से बेटर कुछ भी नहीं आपके लिए। एंड एट द सेम टाइम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उनका कॉन्सेप्ट वीडियो, रिवीजन वीडियो, एट द सेम टाइम एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन फ्रॉम 2020 से लेकर 2026 तक था। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन कर सकते हैं। राइट, देखिए रूल सिंपल सा है, +4 -1। आप इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए। जो सही होता है +4, गलत होता है -1 अपने आप को दीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम नीचे आप बेटा कमेंट भी कीजिएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहां पर है। अभी चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, 2 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक, a single slit diffraction pattern in single slit diffraction pattern, the wavelength of light used is this much and slit width is this much. The angular width of central maxima is this much degrees. The value of alpha is how much? ठीक बात है। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हम आपको थोड़ा सा बस विजुलाइज करा देते हैं कि डायग्राम यहां पर कैसा है। ये आपके सामने सिंगल स्लिट है। आपको पता है कि भैया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि आपको इस प्रकार का कुछ पैटर्न बनता है। ध्यान में आ रहा है? आप जैसे जैसे सेंटर पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, उसके बाद यहां पर आपको बनता है आपका फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद यहां पर दोबारा से मैक्सिमा बनेगा। लेकिन वाईडीएसई में क्या होता था कि हर मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम होता था। यहां पर मैक्सिमा का इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे तुम इधर या इधर जाओगे। तो हमको यहां पर कह रहा है कि भैया ये मेरा फर्स्ट मिनिमा है। उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा नीचे की तरफ है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कौन हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास बेटा ये हो गया। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। और हमसे सवाल में जो एंगल पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, आप जो इस्तेमाल करते हो थीटा, वो ये वाला थीटा इस्तेमाल करते हो फॉर्मूला में। कौन सा फॉर्मूला में? दैट इज योर बी साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। बी यहां पर आपका स्लिट विड्थ है, राइट। और जिस प्रकार का हमको यहां पर डायमेंशन दे रखा है, आप अगर ध्यान से देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई बी। n की वैल्यू 1 रखेंगे, हमको ये फर्स्ट मिनिमा तक का चाहिए। आप जब फर्स्ट मिनिमा लेते हो तो ये जो एंगल थीटा होगा वो बेसिकली आपको सेंट्रल मैक्सिमा का आधा एंगल दे देगा। तो आपने यहां पर n की जगह 1 पुट किया, लैम्डा की जगह तुमने यहां पर 628 इंटू 10 टू दी पावर -9 रखा। और b की जगह आपने बेटा यहां पर क्या रखा है? 0.2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है, अब तुम खुद देखो कि ये वैल्यू आपको बहुत छोटी है, यानी कि साइन थीटा को आप लोग यहां पर थीटा ले सकते हो। सो थीटा इज इक्वल टू, दिस इज योर 314 इंटू 10 टू दी पावर -5। लेकिन ये अभी आपको रेडियंस में है, हमको चाहिए ये डिग्रीज में, हमको चाहिए डिग्रीज में। तो डिग्रीज का मतलब है कि आप इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और पाई कुछ नहीं, यहां पर आपको 3.14 है। सो 3.14 ने जब इसको मारा तो यहां पर 100 आएगा, राइट। मुझे 10 टू द पावर -2 चाहिए, तो एक जीरो और ये एक और जीरो इसको मारेगा तो 10 टू द पावर -2 बचेगा, यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस इज ओनली थीटा, यानी कि मेरा जो आंसर होगा थीटा नॉट, मेरा जो आंसर है ना वो ये टोटल एंगल थीटा नॉट है, दैट इज ट्वाइस ऑफ थीटा। तो इसका अगर डबल कर दोगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर -2, विच मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको 36 होना चाहिए। बड़ा ही स्मूथ फ्लो है और कुछ बहुत डीप रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है तो आप सवाल को निकाल लोगे डिफ्रैक्शन के। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 2।
2 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट सम पॉइंट बोला है ऑन द स्क्रीन इज फाउंड टू बी 3/4 times the maximum intensity of the interference pattern. The path difference between the interfering waves at this point is lambda by x, where lambda is the wavelength of incident light. The value of x is how much? ठीक बात है। तो look here very very carefully. अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी आपको यहां पर मैक्सिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में आपको मिनिमा बनेगा। अगर हम ग्राफ के टर्म्स में दिखाएं, इंटेंसिटी के ग्राफ के टर्म्स में, तो यहां पर आपको हर मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम है। यहां पर आपको हर मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम है, राइट। अगर हर स्लिट के वजह से इंटेंसिटी हमने आई नॉट पकड़ा है, तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी होगा दैट इज योर 4I0, यानी कि इंटरफेरेंस में आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी 4I0 है। अच्छा, हमसे कहता है कि स्क्रीन पे कहीं तो ऐसा है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये अगर 4I0 है तो हो सकता है ना कि ये वाला जो इंटेंसिटी हो वो 3/4 टाइम्स हो, लेकिन अगर यहां पर 3/4 टाइम्स होगा तो सर यहां पर भी 3/4 टाइम्स हो सकता है, यहां पर भी 3/4 टाइम्स हो सकता है, यहां पर भी 3/4 टाइम्स हो सकता है। ये एक कंफ्यूजन है जो कि बच्चों को हो सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि सवाल में ये नहीं बोला गया है कि भैया सबसे नियरेस्ट वाले की बात की जा रही है या फिर सेकंड वाले की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक ये अच्छे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अच्छा, किसी भी जनरल पोजीशन पर आपका जो इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है, आप हमारे वेव ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसमें YDSE का एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा 1 घंटे का, उसमें हमने आपको ये डिराइव भी करके दिखाया होगा। फिलहाल के लिए जो नेट इंटेंसिटी किसी भी रैंडम लोकेशन पे होगी दैट इज इक्वल टू योर मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि इस केस में 4I0 हम लोग ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस ओवर हियर, राइट, ये ओवर हियर या फिर ओवर हियर एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमसे कहता है कि जो नेट इंटेंसिटी है दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां पर भी मेरे को 4I0 है, दिस इज योर कॉस स्क्वायर 1/2। व्हाट इज फेज डिफरेंस? क्या आप लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस होता है k इंटू पाथ डिफरेंस, और k होता है बेटा 2π/λ। तो यहां पर आप लिख सकते थे 2π/λ इंटू योर डेल्टा एक्स। इस इक्वेशन को एकदम ध्यान रखना, आज के इस सेशन में ये मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होने वाला है। ठीक बात है। तो 4I0 मर गया, 2 से 2 हमको यहां पर मर जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो भैया ये आपको हो जाएगा cos π/λ इंटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा √3/2। लेकिन तुम भी जानते हो कि ये आपको प्लस माइनस √3/2 होता, समझ रहे हो? सो बेसिकली ये जो एंगल है, देखिए जो सबसे नियरेस्ट वाला होगा उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आप इसको प्लस √3/2 भी लेते हो तो आपको ये जो एंगल है दैट शुड बी योर 30 डिग्री, यानी कि π/6। सो अगर हम लोग वैसा कर ले कि π/λ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेसिकली योर π/6, सो पाई से पाई आपको मरा एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/6। उस हिसाब से मेरे को x की वैल्यू 6 है, और उन्होंने 6 ही हमको आंसर भी दिया है। लेकिन आप ये बात जान रहे हैं कि भैया ये आपको हो जाएगा सबसे नियरेस्ट वाला, इसके बाद का भी आप ले सकते थे, या फिर माइनस √3/2 लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। उस केस में मेरे को ये जो अभी π/6 आया है, तब हमको पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6 लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, राइट। इस प्रकार से आपको मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको हर बार अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा, तो अलग अलग मेरे को x की वैल्यू आएगी। हो सकता है कि वो x इंटीजर हो या फिर आपको फ्रैक्शन में आए, तो हम लोग उसको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आपको 6 दिया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि भैया अगर सवाल में कुछ नहीं मेंशन है तो आप सबसे नियरेस्ट वाला लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। खासकर ऐसे सवाल में जहां ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शन है तो फिर भी इंसान चेक करेगा हर ऑप्शन के लिए, ठीक बात है। तो फिलहाल के लिए हम लोग 6 को आंसर लेके आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट और अप्रोच अपने को समझ में आना चाहिए। अ स्लिट ऑफ विड्थ a is illuminated by light of wavelength lambda.
the linear separation between first and third minima in the diffraction pattern produced on a screen placed at a distance d from the slit system is how much? So ये आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है यहाँ पर, और अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आपको धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो कम होते जाती है ईदर साइड, इंटेंसिटी आपको धीरे धीरे कम होते जाती है ईदर साइड। ठीक बात है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको है फर्स्ट मिनिमा, हमसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड मिनिमा की बात की जा रही है। ये आपको फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा। सो दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा एंड दिस फेलो इज योर थर्ड मिनिमा। बात समझ में आई? अच्छा, तो हमसे इस सवाल में ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक बात है साहब। अच्छा, तो आप जानते हैं कि भैया इक्वेशन है मेरे पास b sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। एकदम बेसिक से इसको अप्रोच करते हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपको स्लिट विड्थ दे रखा है a, तो b की जगह a रख लो। दिस इज योर sin थीटा, दिस इज योर n लैम्डा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। थीटा बीइंग स्मॉल वी कैन राइट sin थीटा एज थीटा, सो दिस इज योर n लैम्डा बाई a। अगर हम लोग एक जनरल की बात कर रहे हैं थीटा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपने को d है और सपोज करो कि ये हाइट अपने को y है, तो अपने थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं एंड tan थीटा इज नथिंग बट योर y बाई डी। सो बेसिकली हम लोग थीटा को लिख सकते थे यहाँ पर y बाई डी। सो y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई a। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट मिनिमा की बात करोगे तो y1 इज इक्वल टू n की जगह 1 डालोगे तो लैम्डा d बाई a, तो ये डिस्टेंस आपको हो गया लैम्डा d बाई a। और थर्ड मिनिमा में n की जगह 3 डाल दोगे, लैम्डा d बाई स्मॉल a। तो तुमको ये y3 मिल गया, तुमको ये y1 मिल गया। तो हमको दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है, यहाँ पर सेपरेशन पूछ रहा है, यानी कि दिस माइनस दिस करोगे तो 2 लैम्डा d बाई a आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो 3 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? चलिए, आहा, देखिए प्रॉब्लम से भरा हुआ सवाल है ये, है ना, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहुत बच्चों ने इसको चैलेंज करने का भी प्रयास किया, लेकिन एनटीए ने इसका एक आंसर दिया है और हम ये बता देते कि आंसर उन्होंने ऐसा क्यों दिया है ना, क्या अज्यूम करते हुए दिया है। An unpolarized light is incident on the plane interface of air dielectric medium shown in the figure. If the incident angle is equal to Brewster's angle, identify the expression representing reflected wave. सबसे पहले ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? आपके पास सपोज कीजिए ये इंटरफेस है, रे ऑफ लाइट आपको ऐसे आ रही है, ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर आपको कुछ रेज रिफ्रैक्ट की है, कुछ रेज पार्शली रिफ्लेक्ट भी की है। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, और उस केस में जो आपको रिफ्लेक्टेड रे होता है वो आपको परफेक्टली पोलराइज्ड होता है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मेंशन मिलता है, लेकिन इस सवाल में उस कॉन्सेप्ट का भी जरूरत है। ठीक है, एंड द थिंग इज कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होती है, राइट, इट इज पोलराइज्ड। अब ध्यान से सुनना, इट इज पोलराइज्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस प्लेन, राइट। ये जो इंसिडेंट रे आपको जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पोलराइज्ड है, ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले सवाल में आ जाइए। लुक हियर केयरफुली। इस सवाल में आपको रे इस प्रकार से इंसिडेंस है। अब देख के पता क्या लग रहा है, कोई भी आम इंसान को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस रेस को देखें यहां पर, तो आप इस रेस का बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट कर सकते हैं। सो यू वुड बी सेइंग कि भैया जो इंसिडेंट रे है ना वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, लेकिन उनका जो आंसर है वो इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं रख रहा है। व्हाट दे आर कंसिडरिंग इज कि भैया जो रे ऑफ लाइट है, हाउ शुड आई ड्रॉ, दैट इज अगेन अ टास्क ओवर हियर।
दिस इज योर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना, ये अपने को वाई एक्सिस है, ये अपने को जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपने को यहां पर इनटू द प्लेन है। तो उसके हिसाब से, उनके हिसाब से रे जो है ना, वो इस रे जो है ना वो एग्जैक्ट प्लेन में है बेसिकली। बात समझ रहे हो? हम ऐसे दिखा रहे हैं लेकिन रे आपको है ना एग्जैक्ट प्लेन में है। मतलब रे जो इंसिडेंट रे जो है वो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो उसको दिखाई देगा आपको ये एक्स एक्सिस और उसको दिखाई देगा यहां पर ये जेड एक्सिस। तो उनके हिसाब से रे ऐसे है, आ रही है एग्जैक्ट प्लेन में, यानी कि भैया एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में है और एक कंपोनेंट पॉजिटिव जेड में। दिस इज हाउ दे आर टेलिंग इट टू बी, राइट। तो अगर इस प्रकार से आपको इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे हमको एग्जैक्ट प्लेन में है, एग्जैक्ट प्लेन में है, तो भैया जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये जो डायग्राम है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर है, तो जो आपको रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पॉजिटिव एक्स में तो है ही, एक कंपोनेंट देखो पॉजिटिव एक्स में है, लेकिन एक कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड रे का नेगेटिव जेड में है, ठीक है। वाई में कोई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नहीं है रिफ्लेक्टेड का, तो पॉजिटिव एक्स है, राइट, पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव जेड है, जो कि आपको सिर्फ इस वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा होगा। यहां पर आपको ऑलरेडी माइनस ओमेगा टी है, तो यहां पर आपको जो दिख रहा है वही आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है रिफ्लेक्टेड का, माइनस जेड एंड प्लस एक्स, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, और यहां तो आपको वाई भी दे रखा है। तो सिर्फ यहीं से हमको समझ में आता है कि मेरे को ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही जवाब इसका होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको जो इंसिडेंट रे है वो आपको एग्जैक्ट प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिफ्लेक्टेड रे में होगा वो आपको परपेंडिकुलर टू दी एग्जैक्ट यानी कि वाई में होना चाहिए। तो यहां पर वाई है, हालांकि एक्स में भी होने की संभावना नहीं है, बट जो बेस्ट पॉसिबल दिख रहा है कि भैया जेड में तो नहीं हो सकता, वाई में तो होना ही चाहिए। ये अगर ना लिखते तो और बेटर आंसर हम इसको कह पाते हैं। तो यस, देयर इज सम इशू विद द क्वेश्चन, बट एज पर द आंसर गिवन the diagram they are considering is this particular one, ठीक है। so this was the answer given by the NTA। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, देखिए। an unpolarized light of certain intensity passes through a combination of two polarizers whose transmission axes are 30 degree and 90 degree respectively with respect to the horizontal axis। सो एक ऐसे बना दिया हमने, एक ऐसा बना दिया हमने, ठीक है। एक रेफरेंस पहले बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रेफरेंस बना दिया यहां पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो टू पोलराइजर्स हुज ट्रांसमिशन एक्सिस आर एट 30 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये इसका ग्रीन वाला जो है 30 डिग्री है, दिख रहा है, दिस इज योर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका पहला वाला है। और जो दूसरा वाला पोलराइजर है हॉरिजॉन्टल से, इसका जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है, ऐसा, ठीक बात है साहब। अच्छा, तो ये इसका एक्सिस है, सेकेंड वाले का ये एक्सिस है। A third polarizer with its transmission axis at 60 degree with the horizontal axis is placed between the two existing polarizer। So now what you have done is, आपने ये कॉपी नहीं होता है क्या ना, कॉपी करने नहीं दे रहा है। सो आई थिंक वी हैव टू पहले इसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि हाँ आगे सवाल में ना रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ द आउटपुट इंटेंसिटी विद एंड विदाउट द थर्ड पोलराइजर। तो पहले थर्ड पोलराइजर तो है ही नहीं, तो यहां पर आपको इंसिडेंट अभी आ रहा है, अनपोलराइज्ड है तो आई नॉट इंटेंसिटी है, अनपोलराइज्ड है तो इससे पास होने के बाद तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 ही होएगा, ठीक बात है। आई नॉट बाई 2 हुआ लेकिन पोलराइज्ड हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो?
इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वेयर दिस एंगल इज योर 30 डिग्रीज। ठीक है, तो आई नॉट बाई टू जब इससे बाहर निकलेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज योर आई नॉट बाई टू मैलस लॉ कॉस स्क्वायर एंड द एंगल इज दिस पर्टिकुलर एंगल, राइट। डायरेक्शन ऑफ ये आपको डायरेक्शन है जिसमें ये आपको पोलराइज हुआ है, और सेकंड वाले का एक्सिस ये वाला है, तो ये वाला एंगल अपने को चाहिए होगा ना 60 डिग्री, तो आप लिखोगे यहां पर कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला अपने को काम हो गया। अब आप बीच में इसके एक और डालिए पोलराइजर, यू हैव इंसर्टेड वन मोर पोलराइजर ओवर हियर। ठीक, इसका भी रेफरेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल ही ले लेते हैं इस प्रकार से। अब हमको ये वाले पोलराइजर में कह रहा है कि भैया ट्रांसमिशन एक्सिस एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला का 30 डिग्री था, सो इसमें जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 60 डिग्रीज पे है, समझना बात को, 60 डिग्रीज पे है। अब यहां से आपको इंसिडेंट है इंटेंसिटी आई नॉट, पार होगा तो पहले तो सबसे पहले आधा हो जाएगा आई नॉट बाई टू। अब जब इसमें घुस रहा है तो भैया ये जो मेरा पोलराइज्ड लाइट है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट पोलराइज्ड है। ठीक है, और थर्ड वाले का ये है हमको ट्रांसमिशन एक्सिस, सो व्हाट इज दिस एंगल, क्या ये एंगल 30 डिग्री नहीं है भैया, ये टोटल 60 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो बचा हुआ ये भी 30 डिग्री है, तो जब इससे पास करोगे तुम तो हो जाएगा तुमको आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब जब इससे पास हुआ है तो इस डायरेक्शन में आपको ये पोलराइज्ड है, राइट, इस डायरेक्शन में ये आपको पोलराइज्ड है, और थर्ड सेकंड वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, सर ये भी तो 30 डिग्री होएगा भैया, ये टोटल आपको 60 डिग्री है, तो बचा हुआ ये कितना होगा 30 डिग्री, तो जब इससे पास करेगा तो वापस से आपको एक कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ आउटपुट इंटेंसिटीज विद एंड विदाउट, तो ये था विद और ये था विदाउट, यानी कि आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, आई नॉट बाई टू मर गया, कॉस 30 कितना होता है अपने को √3/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना होएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये आपको कितना होएगा 1/4, तो 4 ने 4 को मार दिया, यानी कि भैया 9/4 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 6, YDSE का सवाल लग रहा है, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का प्रश्न है। प्रश्न में कहता है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वन ऑफ द स्लिट्स is covered by a transparent mica sheet of refractive index this much, the central fringe shifts to the position of 7th bright fringe obtained with both the slits uncovered। बताइए क्या चल रहा है। सो दिस इज योर YDSE एक्सपेरिमेंट। जब दोनों स्लिट के सामने कुछ भी नहीं है तो आपका जो 7th ब्राइट फ्रिंज होगा वो कहां बनेगा। व्हाट इज दिस y, ये तो देखिए डायरेक्ट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा d बाई डी, तो 7th बोला है तो 7 लैम्डा d बाई डी, दिस इज द y नॉट बोल दो इसको। ठीक है, यहां अब हमसे कहता है कि जब आपने यहां पर एक माइका शीट लगा दिया है जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ तो इसका थिकनेस है, इसका कुछ थिकनेस t, इसका कुछ म्यू है, तो हमसे कहता है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो पहले यहां बन रहा था अब वो यहां पर बन रहा है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितने से शिफ्ट होता है उसका भी आपको एक फॉर्मूला है, नहीं याद है तो आप नहीं, अगर याद है तो आप कुछ इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी हुआ क्या कि ये वाला माइका शीट, ये फिल्म लगाने के वजह से आपको एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। तुमको पता है ना, ये फिल्म में जब लाइट चलती है डिस्टेंस t तो एयर में चलती है म्यू टी, तो यहां वाला चला है म्यू टी, तो दोनों में जो पाथ डिफरेंस आया दैट इज योर म्यू टी माइनस टी का मतलब है t कॉमन ले लो तो म्यू -1,
ये पाथ डिफरेंस तुमको इसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ, और सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो इसके कारण इतना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये जो ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा लेंथ चला है, दिस लेंथ विच इज योर डी साइन थीटा, सो दिस इज कॉम्पनसेटेड बाय डी साइन थीटा। डी और साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा आपको छोटा है तो टैन थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, वाई बाई डी। तो यहां से आप बोलते हो कि भैया वाई इज इक्वल टू योर डी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई डी, और यही आपको बेसिकली इस सवाल में 7 लैम्डा डी बाई डी के बराबर है। ठीक है, सो डी बाई डी ने डी बाई डी को मार दिया, हमसे थिकनेस पूछ रहा है, सो यहां से टी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, सो 7 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज योर 450 नैनोमीटर, म्यू माइनस 1 यानी कि भाई साहब 0.56। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहां से आप इसको हटा के 100 कर दो, और ये इसको मारेगा तो 8 हो जाएगा, और यहां पर 100 इंटू 0 1000, सो 8 जब उसको मारेगा तो ये आपको 125 हो जाना चाहिए। सो बेसिकली आपका जो आंसर अल्फा है ना, तुमको दिखना चाहिए कि अल्फा इज नथिंग बट 45 मल्टीप्लाइड बाई 125 दिख रहा है। सो बेसिकली इसको लिख सकते थे 40 + 5, तो 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 500, तो 5000, और 5 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 625। सो इज द रिजल्ट 5625 ओवर हियर। क्या आंसर 5625 है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन इज दिस मच। फ्रिंज विड्थ होता है आपको लैम्डा डी बाई डी, और अगर किसी मीडियम में डाल दो पूरे के पूरे सेटअप को, तो नया फ्रिंज विड्थ आपको हो जाएगा लैम्डा डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और यहां पर डी, क्योंकि आपको वेवलेंथ बेसिकली फिर लैम्डा बाई म्यू होता है। ठीक बात है। तो हमसे कह रहा है कि पुराना वाला जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज योर 2.4 माइक्रोमीटर, तो नया वाला जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, तो आपको सेम ही है 2.4, और म्यू की वैल्यू हमको कहता है कि भैया 1.2 है, यानी नया वाला फ्रिंज विड्थ आपको ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अभी तक का सबसे आसान वाला सवाल यही आपको देखने के लिए मिला है, मानते हो ना? चलिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। आप जो YDSC एक्सपेरिमेंट में कहते हो ना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, तो इस सवाल में कह रहा है कि भैया जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसको I0 ही बोल दो, उसको I0 ही बोल दो, मतलब यहां से भी I0/4, यहां से भी I0/4। बात समझ रहे हो? अच्छा, तो हमको सर समझ में आ गया कि जो I मैक्स है वो हमको I0 ही है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज D विच इज 5 लैम्डा। ये जो आपको चीज है ना D, ये हमको कहता है कि 5 लैम्डा है, और सेपरेशन बिटवीन देम इज कैपिटल D, और कैपिटल D हमको कहता है कि 10D के बराबर है, 10D के, और D हमको 5 लैम्डा के बराबर, यानी कि ये आपको हो जाएगा 50 लैम्डा के बराबर। ठीक बात है साहब। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एग्जैक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इज हाउ मच। किसी एक स्लिट के ठीक सामने यहां पर आपको इंटेंसिटी कितना है, यहां पर आपको इंटेंसिटी कितना है, तो वही है मेरे पास रिलेशन है ना, I0 इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि इस सवाल में I0 ही है, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, मतलब 1/2। डेल्टा फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इंटू के, और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू योर पाथ डिफरेंस। अच्छा, मतलब हमको इस सवाल में चाहिए कि यहां पर आपको पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक बात है साहब, राइट?
तो भैया जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू योर डी साइन थीटा. डी साइन थीटा, वी टेक एंगल टू बी स्मॉल हियर, है ना. सो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी. तो ये मेरे को हो गया है पाथ डिफरेंस. डी जो है आपको कितना है, कहाँ गया, अच्छा एक और चीज़ है ना यहाँ पर, कैपिटल डी आपको 10D के बराबर है, तो यहाँ पर लिखो 10D. और y, ये y कितना होगा, क्या हमको y नहीं दिख रहा है कि सर ये d/2 है, यही ना है जी. तो y हमको हो जाएगा यहाँ पर d/2. तो यहाँ से आपका d से d मरेगा एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर d/20. तो पाथ डिफरेंस इज 1/20 और d की वैल्यू 5 लैम्डा है, 5 लैम्डा, यानी कि ये हमको आ रहा है λ/4. यहाँ पर डालिए, this is your I0 cos square pi by lambda. This is your λ/4. Now pi by 4 45, 1 by root 2 का स्क्वायर कितना 1/2. So I0/2 निकल कर आ रहा है, which is your option number 2 over here. ठीक है, बढ़िया है. कुछ बच्चे यहां पर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ना ऐसा भी करते हैं कि भैया यहां से एक रे ऐसे पहुंची, मतलब लिटरली ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से एक रे ऐसे पहुंची. सो अगर ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो वो x2 माइनस x1 सॉल्व करते हैं. और जब आप सॉल्व करोगे तो यू हैव टू टेक सम अप्रॉक्सीमेशन ऑल्सो, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑल्सो. तो आपको वापस से ना यही d/20 निकल कर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9. In interference experiment, the path difference between two interfering waves at point A on the screen is λ/3. Another point B, the path difference is λ/6. The ratio of intensity at point A and B is how much? Simple है, intensity at A upon intensity at B. Intensity का लगा दो जनरल इक्वेशन, सम मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 1/2 इंटू डेल्टा फाई. डेल्टा फाई हमको होता है k विच इज 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस हमसे कह रहा है λ/3 है. b के केस में आई मैक्स कॉस स्क्वायर 1/2 2 पाई बाई लैम्डा, और b के केस में पाथ डिफरेंस इज λ/6. आई मैक्स मर गया, 2 से 2 लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 लैम्डा से लैम्डा. ऊपर में क्या है π/3 60 डिग्री, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, और नीचे में है 30 डिग्री यानी कि √3/2 का स्क्वायर. तो क्या यहां से हमको ऑप्शन नंबर 3 सही मिल रहा है? बिल्कुल सही मिल रहा है. ठीक है, चलिए लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 10. An unpolarized light of intensity I0 passes through a polarizer and then through a certain optically active solution and finally it goes to analyzer. Interesting है. ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना, वहां पे आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, कैरालिटी एंड ऑल. तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे, हम आपको खाली इतना समझा देंगे कि इसका इस्तेमाल यहां पे क्या है. अच्छा, इफ द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 0 डिग्री, मतलब अगर ये मेरा पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, तो ये एनालाइजर है, दोनों का जो एक्सिस है ना उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो हमने दोनों को वर्टिकल बना दिया. ठीक है. अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी I0 का इसमें एंटर करता है, तो यहां से जब पार करेगा तो I0/2 हो जाएगा, और अभी जो लाइट पोलराइज्ड है वो इस एक्सिस के अलोंग है. अब बीच में आपने डाल दिया है कोई ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन. ठीक है. ये सॉल्यूशन क्या करता है, वो इसके इंटेंसिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका जो एक्सिस है ना उसको रोटेट कर देगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज दिस मच. यहां से निकलने के, अब सुनना, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये I0/2 जब इसमें एंटर करता तो सेम डायरेक्शन में एक्सिस है, तो विदाउट एनी चेंज इन इंटेंसिटी I0/2 ही बाहर निकलता. लेकिन हमसे कह रहा है कि भैया जो बाहर निकला है ना यहां से फाइनली, दैट इज योर 3I0/8.
3i0/8। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो आपका मीडियम है वो कितने एंगल से रोटेट किया, कुछ तो रोटेट किया होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस वाले पोलराइजर से निकलने के बाद इंटेंसिटी I0 है और इस डायरेक्शन में आपको ये पोलराइज है। मान लेते हैं कि इससे पास होने के बाद अब वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, यानी कि साहब ये एंगल फर्ज कीजिए आपको थीटा है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज 3i0/8? 3i0/8 इज बेसिकली यहां पर इस डायरेक्शन में आपको पोलराइज्ड है, इंटेंसिटी I0/2 है। सो आप अप्लाई करोगे मैलस लॉ, I0/2 दिस एंगल इज थीटा, तो आप बोलोगे यहां पर बेटा जी cos स्क्वायर थीटा। सो I0/2 इसको मारेगा तो ये 4 एंड दिस विल बिकम cos थीटा इक्वल्स टू योर √3/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू योर 30 डिग्रीज ओवर हियर। ठीक है, तो और हमसे जो आंसर है ना वो भी पूछ रहा है डिग्रीज में, तो इस सवाल का सही जवाब आपको बेटा जी यहां पर हो जाएगा 30 डिग्रीज। क्लियर है एकदम? ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इट इज नॉट अफेक्टिंग योर इंटेंसिटी, इज ओनली रोटेटिंग द पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, देखिए बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, हालांकि डायग्राम में हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा लेंथ दिख रहा हो, ये कम लेंथ दिख रहा हो, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये पाथ है उतना ये भी पाथ है, तो यहाँ पे उस चीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो बेसिकली आपके पास दो स्लिट है यहाँ पर, YDAC का सवाल है। कैपिटल डी हमको 50 सेंटीमीटर दिया है, वेवलेंथ हमको 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट S1 एंड S2 is 5 सेंटीमीटर। सो डी की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻² मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू है आपको यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, यानी कि भैया 0.5 मीटर, और लैम्डा आपको पता ही है। इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स, अगर इंडिविजुअल स्लिट्स के वजह से I0 है तो हमसे कहता है कि यहां पर भी इंटेंसिटी I0 ही है, मतलब यहां पर जो नेट इंटेंसिटी है ना वो भी I0 है। तो नेट इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक, तो हमसे कहता है कि जो यहां पर नेट इंटेंसिटी है वो I0 के बराबर है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 4I0 होगा। अगर ये भी I0 लिया, ये भी I0 लिया है, सो I मैक्सिमम इज योर 4I0। अच्छा, cos स्क्वायर 1/2 डेल्टा फाई इज k डेल्टा x 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स योर डेल्टा x। ठीक है, बढ़िया है साहब। तो ये I0 से I0 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो यहां पे हमको दिख रहा है दिस इज योर cos पाई बाई लैम्डा डेल्टा x इज इक्वल टू 1/2, और टेक्निकली ±1/2 है। यहां पर फिर से वही कहानी है, शुरुआत में एक और सवाल किया था, हालांकि उसमें इंटीजर टाइप था, तो हम एनटीए ने भी सिर्फ एक ही आंसर दिया था उसका। यहाँ पे ऑप्शंस है, पहली बार में सिर्फ एक ही आंसर दिया था, फिर बच्चों ने कुछ चैलेंज वैलेंज किया, तो फाइनल आंसर की में दे मॉडिफाइड इट। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर तुम सिर्फ +1/2 लेके सॉल्व करोगे, वो भी आप समझिएगा, अगर कहीं पर इंटेंसिटी सिर्फ I0 है, कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल है, कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल है, ये इंटेंसिटी आपको 4I0 है, तो सपोज कीजिए ये इंटेंसिटी I0 है, तो यहां पर भी तो I0 है, 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 और हर जगह के लिए अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा। सो देयर कुड बी मल्टीपल आंसर्स ओवर हियर। ठीक बात है साहब। तो जो सबसे पहला वाला आप लोगे दैट इज कि भैया ये जो एंगल है पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू योर π/3, राइट। तो यहां से मेरे को पाई से पाई मरता, और आप कहते कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/3, लैम्डा की वैल्यू है 6000, तो आप कहते 6000/3 इज इक्वल टू 2000। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में ये चीज दिखाई दे रहा है। अब एक बच्चे का मन किया कि सर ये जो हमको 1/2 आ रहा है, राइट, π/3 करने से, इफ आई टेक π - π/3 that will give me -1/2।
भैया कॉस का ग्राफ आपको अगर तुम देखो तो ये आपको π/2 है, पाई माइनस π/3 ये आपको पाई है बेसिकली। सो दिस इज योर 2π/3 है ना, तो समथिंग हियर तो आपको नेगेटिव है। सो -1/2 भी तो पॉसिबल है। तो अगर हम इसको लेंगे तो मेरे को आएगा एंगल 2π/3, मतलब दिस एंटायर थिंग π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू योर 2π/3। अगर आप 2π/3 लेके सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू लैम्डा इज 6000, तो ये आपको निकल कर आएगा 4000, और वो भी हमको ऑप्शन में दे रखा है। समझ रहे हो? बाकी तुम चेक करोगे नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों आपको पॉसिबल आंसर्स दिख रहा है, जिस कारण से एनटीए ने इसका फाइनल आंसर जो दिया था वो 1 और 3 दोनों दे दिया था। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अब हम लोग यहां पर है ना बेटा एंटर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। 8 सवाल पूछे गए हैं। अगेन नियम वही है, +4 -1। सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। देखिएगा 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाई फील्ड इक्वेशन दिस मच। ठीक है, एक्स में ट्रैवल कर रहा है तो यानी कि आपका जो सी कैप है दैट इज इक्वल टू योर आई कैप। और अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो तो यहां पर वाई लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपको जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन का। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, ये आपका अगर वाई डायरेक्शन है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और जेड हमको बाहर की तरफ है। ठीक, हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन का हमको स्पीड भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम देखोगे तो वो भी आपको वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कुछ लगाएगा फोर्स, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ई। डायरेक्शन पे अभी ध्यान मत दो, क्या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि भैया पॉजिटिव वाई में है वेलोसिटी या नेगेटिव वाई में है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया तुमको सी का डायरेक्शन पता है, ई का डायरेक्शन पता है, तो बी का डायरेक्शन क्या होगा, जो आपका ईएम वेव है, सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। तो यहां से तुम देखोगे भैया बी कैप इज इक्वल टू सी कैप क्रॉस योर ई कैप, मानते हो? तो सी है मेरे को यहां पर सी मेरे को क्या यहां पर आई है, और ई मेरे को यहां पर जे है, तो ये मेरे को निकल कर आ रहा है के कैप। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपको आउट ऑफ द प्लेन यहां पर दिख रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपको हो जाएगा चुपचाप से ई वी बी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इंटू ई, क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो चुपचाप से आप लिख दो क्यू वी बी। अच्छा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच। मैक्सिमम कह रहा है तो ई नॉट बी नॉट लिख दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक। सो बेसिकली सवाल में हमसे एफ ई बाई एफ एम पूछ रहा है, दिस इज योर ई ई नॉट, दिस इज योर ई वी बी नॉट। ई से ई हमको यहां पर मर गया, और तुम ये बात भी जानते हो कि ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। सो ई नॉट बाई बी नॉट इज नथिंग बट सी ओनली। तो यहां पर क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो सी को आप यहां पर फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लो, एयर ले लो, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर दिया हुआ है 1.5 10⁶। तो ये मरेगा तो आपको 100 हो जाएगा, ये मरेगा तो 2 हो जाएगा, यानी जो 200 है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो सी कैप इज इक्वल टू योर आई कैप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इन टाइम, बी इज इक्वल टू दिस मच। यानी कि भैया जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर वो आपको जे कैप है। ठीक है, तो आप जानते हैं भैया सी कैप इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, यानी कि जो मेरा ई कैप हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर बी क्रॉस सी। तो बी है इतना और सी है इतना, तो ये निकल कर आ जाएगा इतना। ठीक है,
एंड ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट. सो सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, नहीं दिया तो इतना ही ले लो. और b की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हमको हो जाएगा यहाँ पर 60. तो 60 होगा लेकिन माइनस के कैप, 60 होगा लेकिन माइनस के कैप, ऑप्शन नंबर 2 सीधा है. तो भैया इस चैप्टर में ना एक तो ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक, आ जाइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है. अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, जे कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? तो जो अंदर वाला टर्म है ना वो तो आपको सेम रहना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. एक तो चाहिए कि आपका ये ई नॉट का वैल्यू क्या होगा और ई किस डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट कर रहा है. तो फिर से वही कहानी है, सी कैप क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुमको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है. क्या है भैया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. सो दैट इज गोइंग टू बी योर आई कैप. व्हाट इज बी कैप? दैट इज इक्वल टू योर जे कैप. ठीक है. सो सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप. तो यहां से आप बोलोगे कि ई कैप इज इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप, बी इज जे कैप, सी इज आई कैप. तो ये आपको हो जाएगा माइनस के कैप. और जहां तक बात ई नॉट की है, सो ई नॉट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट. और सी की जगह बेसिकली आप लिखो वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट. ठीक है. सो बी नॉट की जगह तो बी नॉट ही लिखोगे. बट व्हाट इज वेव स्पीड? वेव स्पीड इज नथिंग बट ओमेगा बाई के. बेसिकली ओमेगा क्या है? टाइम के साथ जो भी चीज चिपका हुआ है ना वो लिख दो 2 पाई. ये बेसिकली वी नहीं, ये आपको सिंबल वाइज है ना, म्यू है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और डिवाइडेड बाई के, और के आपको क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा. तो यहां से आपको आ रहा है बी नॉट म्यू इंटू लैम्डा, जो कि हमको हर ऑप्शन में है. ये इसके साथ साथ माइनस के कैप भी होना चाहिए. तो ये तो आई कैप है, गलत. आई कैप है, गलत. अब माइनस भी होना चाहिए के में, तो इसमें माइनस नहीं है लेकिन इसमें माइनस है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमको सही जवाब है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4. देखिए, a displacement current of 4 ampere can be set up in the space between two parallel plates of 6 microfarad capacitor. The rate of change of potential difference across the plates of the capacitor is nearly this much. The value of alpha is how much? देखिए, हमारे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको EM वेव का एक प्लेलिस्ट मिलेगा. उसमें आपको EM वेव का एक डेडिकेटेड वीडियो है विच इज मोर देन सफिशिएंट. उसी में ही हमने ये वाला चीज प्रॉपर डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट करंट को लेते हुए. डिस्प्लेसमेंट करंट का जो बेसिक वर्किंग इक्वेशन है वो आपको ये है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, वेयर फाई इज फ्लक्स. ठीक है. तो और ये उसका डेरिवेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन इन केस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेंस में आपका जो फाई होगा यानी कि फ्लक्स होगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो फ्लक्स आपको हो जाएगा ई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यहां पर लिखा है ई इंटू एरिया. अच्छा. और ई आपको होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आपको होगा क्यू बाई ए. तो आप जब इन सभी चीजों को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो आपको अंततः मिलेगा यहां पर डी क्यू बाई डी टी. इस पे जो चार्ज है ना, क्यू और माइनस क्यू. सो बेसिकली इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर हो जाता है. वही आपको यहां पर भी लिखा हुआ है. तो अगर हम लोग इसी चीज का यहां पर इस्तेमाल करें, बोले कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज इक्वल टू योर डी क्यू बाई डी टी, और आपका क्यू हो जाएगा कैपेसिटर के सेंस में सीवी के बराबर, राइट. सी बाहर आ जाएगा, दिस इज योर डीवी बाई डी टी. तो आपसे सवाल में, प्रश्न में डीवी बाई डी टी पूछ रहा है, दैट इज योर आई डी अपॉन सी. ना आई डी की वैल्यू कितनी है? 4, और C की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, 10⁻⁻⁶.
सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सो दिस इज योर 0.67 10 टू द पावर 6। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बढ़िया है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल, अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच दे आर अलाउड टू फॉल। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इवन इन मॉडर्न फिजिक्स, रेडिएशन प्रेशर। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्दो मासलेस, राइट, मास की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको वो जब किसी सरफेस से टकराता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम वो फोर्स अप्लाई करता है। तो पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है। रीजन सुनो, देयर इज नो मास एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी एक ट्रू है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? मास नहीं होना इज नॉट एक्सप्लेनिंग कि भैया प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्रेशर अप्लाई कर रहा है ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो दोनों आपको सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 2 5th का मेरा यहां पर सही जवाब है। क्लियर है? ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आपको बोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट light source emits EM waves in free space. A detector placed at a distance L meter measures the intensity I naught. So basically आपके पास कोई सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, सपोज कीजिए इसका इंटेंसिटी, इसका जो पावर रेडिएशन है वो आप मान लीजिए P नॉट है। अब क्या होता है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी आपको जो रेज है ना, जो एनर्जी है वो चारों तरफ जा रही है इन स्फेरिकल फॉर्म, राइट। उस केस में हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो स्फेरिकल तरीके से ये आपको बाहर जा रही है, यानी किसी भी आर डिस्टेंस पे इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पे जो टोटल पावर होगा वो तो पी नॉट के बराबर होगा। लेकिन इसके सरफेस पे जो इंटेंसिटी होगा दैट इज इक्वल टू पावर अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी यही इंटेंसिटी होगा, यहां पर भी यही इंटेंसिटी होगा, यहां पर भी यही इंटेंसिटी होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम L डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा I नॉट दैट वुड बी पावर अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई L स्क्वायर। तो यहां पर भी यही इंटेंसिटी होगा, यहां पर भी यही इंटेंसिटी होगा। भले ही तुम सवाल में बोल दो कि भैया हम 45 डिग्री के एंगल पे उसी स्फेरिकल सरफेस पे एक और पॉइंट लिए है P, लेकिन यहां पर भी तो साहब आपको वही इंटेंसिटी होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी आपको L डिस्टेंस पर ही है। तो इंटेंसिटी I नॉट था तो बाद में भी I नॉट ही रहेगा। समझ रहे हो? डिस्टेंस बदलता तो हम लोग इसके ऊपर कुछ और चर्चा भी करते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये सेम क्वेश्चन आपको पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2021 है या 22 है, वो आप चेक कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग थ्रू वैक्यूम, K वेक्टर, E वेक्टर एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स प्रोपगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको ये जो K वेक्टर है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए, प्रोपगेशन वेक्टर, ये K वेक्टर जो आपको बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो ना Kx, जहां पे आप लिखते हो Ks एंगुलर वेव नंबर, वेक्टर वाइज, डायरेक्शन वाइज आपको यही है वो K वेक्टर एंगुलर वेव नंबर वाला। तो ये वही है बेसिकली। अच्छा, तुम एक और चीज जानते हो कि भैया आपका जो B कैप होता है दैट इज इक्वल टू योर C कैप क्रॉस E कैप। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए। आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू वेव स्पीड अपॉन ओमेगा। सो E इज इक्वल टू वेव स्पीड इज बेसिकली ओमेगा बाई K इंटू B। तो यहां से B आपको हो जाएगा K इंटू E अपॉन ओमेगा। इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो आप इसको लिख सकते हो K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन योर ओमेगा। सो आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 है। सो व्हाई नॉट E क्रॉस K कैप, E क्रॉस K वेक्टर। आप ये वाले रिलेशन से जानते हो कि भैया B कैप का डायरेक्शन के लिए आप पहले इसका इस्तेमाल करते हो फिर इसका इस्तेमाल करते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए यहां पर भी आपके पास K वेक्टर क्रॉस E होगा, ना कि E क्रॉस K। तो ये दोनों आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 2 ओवर हियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सेशन के आखिरी सवाल पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है।
अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 15 किलोवाट एमिट्स इतना फोटॉन्स पर सेकेंड। सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर इज इक्वल टू 1500 वॉट? इसका क्या मतलब है? पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी 1500 जूल्स, आप इसको लिख सकते थे जूल्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 1500 जूल्स एनर्जी, राइट? और एक सेकेंड में टोटल इतना फोटोन भी निकल रहा है, यानी एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? टोटल है 1500 और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 22। ठीक है, ये आप एक जीरो ऊपर डाल दीजिए। सो दिस बेसिकली बिकम्स योर 150 अपॉन 25। ये 100 को छोड़ दिया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -20 बचेगा, और ये भी इसको मारेगा तो मेरे ख्याल से 6 तो आ ही जाएगा। अच्छा 20 है ना जी, हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, दिस इज योर 4 and 2 6, और ये ऊपर गया इतना। ठीक है, द रीजन ऑफ एन EM स्पेक्ट्रम टू विच द एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंग्स इज हाउ मच? तो आपको जब एनर्जी मिली गया है, सो एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू योर hc बाई लैम्डा। सो लैम्डा इज योर hc बाई ई। ठीक है, सो लैम्डा इज h की वैल्यू है 6.6 10 टू दी पावर -34, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और e की वैल्यू आपको है 6 टाइम्स 10 टू द पावर -20। ठीक है, अच्छा कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है हमको। 15 किलो वॉट है, सो 15,000 हुआ ना जी। यहाँ पर आपको 15,000 है, तो एक 10 और मल्टीप्लाइड है, तो एक 10 यहाँ पर भी और मल्टीप्लाइड है, मतलब ये आपको 10 टू द पावर -19 हुआ। लग रहा था कि कुछ तो कांड हो रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 27, इसको मारेगा तो 10 टू द पावर -7 बचेगा। ये आपको बचा 3 2, ये बचेगा 3.3, यानी कि इसको लिख सकते थे 330 इंटू 10 टू द पावर -9, यानी कि इसको लिख सकते थे 330 नैनोमीटर। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भैया 330 नैनोमीटर किस के लिए परफेक्ट रहेगा। 400 से लेके 700 तक है ना, आपको होता है विजिबल के लिए। सुनना मेरी बात को, ये आपको आ रहा है 330 नैनोमीटर। EM वेव के ही NCERT में आपको पहली बात तो ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको साफ साफ बता रहा है कि भैया विजिबल 700 से 400 और 400 से कम, जो कि मेरे लिए यहाँ पर आ रहा है 330, वो आपको UV में लाई कर रहा है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर एकदम? ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।